हेलो बच्चों आई होप आप सबका रिवीजन बहुत अच्छा चल रहा होगा और आप सभी हमारी इस प्लेलिस्ट से पूरा फ़ायदा उठा रहे होंगे अपने रिवीजन में और अपनी क्लास 11th की अच्छी फाइनल एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन में। बच्चों आज मैं आपके साथ इस वीडियो के अंदर डिस्कस करने वाला हूँ हमारा एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर एग्ज़ाम के लिए, और इस चैप्टर की वेटेज लगभग 6 से 8 नंबर की है फाइनल एग्ज़ाम्स की अगर मैं बात करूँ। इसका नाम है जर्नल। आपने सुना ही है, जिसमें हम रिकॉर्डिंग करना जो पहली बार सीखते हैं वो पूरा का पूरा चैप्टर है जर्नल का, जिसके अंदर हमें जर्नल एंट्रीज करनी होती हैं बेसिकली। तो एक बार फटाफट से हम गो थ्रू करते हैं और जितनी बातें हमने मेन लेक्चर्स के अंदर पढ़ी थी वो सारी एक बार देखते हैं कि क्या क्या है, और फटाफट से इस वीडियो के अंदर पूरा जर्नल का रिवीजन करते हैं। तो बच्चों देखो, सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ जर्नल क्या होता है। जर्नल एक बुक है बेसिकली, जिसको हम कहते हैं बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री, क्योंकि जो भी बिजनेस की ट्रांजैक्शन सबसे पहले रिकॉर्ड की जाती है वो इस बुक के अंदर रिकॉर्ड की जाती है, इसीलिए इस बुक को हम कहते हैं बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री। और इस बुक में रिकॉर्डिंग क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में यानी कि डेट वाइज की जाती है। बाकी जर्नल के कुछ एडवांटेजेस होते हैं, जैसा आपने यहाँ पर लिखवाया था आपको कि इसमें सारी चीज़ें आपको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में मिलेंगी। इससे गलतियाँ थोड़ा कम हो जाती हैं, और लेजर पोस्टिंग करने के लिए भी हमें जर्नल में पहले रिकॉर्ड करना ज़रूरी होता है। बाकी जर्नल के कुछ लिमिटेशंस भी आपको लिखवाए थे, जैसे जब बहुत सारी ट्रांजैक्शंस होती हैं तो उसमें ये थोड़ा सूटेबल नहीं होता, क्योंकि जर्नल रिकॉर्ड करना, एंट्रियाँ लिखना बहुत फिर लेंदी और बड़ा काम हो जाता है। बाकी इससे कैश का बैलेंस हम नहीं पता लगा पाते, और कई बार ये हमारे लेजर का सब्स्टिट्यूट नहीं बन पाता। ये सब इसके लिमिटेशंस हैं। बाकी जर्नल के फंक्शंस क्या होते हैं वो बहुत बेसिक हैं कि जर्नल करने से हम अपने क्रोनोलॉजिकल रिकॉर्ड को मेंटेन कर लेते हैं। बाकी जर्नल करने से हम लेजर पोस्टिंग को अच्छे से कर पाते हैं, या उसका वो बेसिस हमें प्रोवाइड कर देता है। तो ये बेसिकली हमारा कुछ थियोरेटिकल पोर्शन था। इसके बाद बच्चों हमने पढ़ा था एक जर्नल का प्रोफॉर्मा, यानी कि इसका फॉर्मेट कैसे बनाते हैं। वो आई होप सब बच्चों को अब आता ही होगा, लेकिन फिर भी एक बार आप देख लो एग्जाम में अगर आपको जर्नल बनाना होगा तो आप ये फॉर्मेट बनाओगे। सबसे पहला कॉलम डेट, उसके बाद पर्टिकुलर्स, उसके बाद लेजर फोलियो। ठीक है, इस कॉलम का नाम याद रखना है लेजर फोलियो, LF। होता ये बेकार है, हमें वैसे प्रैक्टिकली इसमें कुछ नहीं करना, लेकिन ठीक है बनाना है फॉर्मेट। डेबिट एंड क्रेडिट। बाकी ऊपर हम हेडिंग लिखते हैं इन द बुक्स ऑफ के बाद जो भी व्यक्ति होता है, जैसे कि मान लेते हैं क्वेश्चन में प्रोप्राइटर का नाम है राजू, तो हम लिखेंगे इन द बुक्स ऑफ राजू, या अगर प्रोप्राइटर का नाम है नेहा तो हम लिखेंगे इन द बुक्स ऑफ नेहा। इस तरह से हम हेडिंग लिखते हैं। उसके नीचे जर्नल, और जर्नल के अंदर आपको पता ही है कि कुछ डेबिट होगा, कोई एक अकाउंट क्रेडिट होगा, और उसके नीचे आती है नरेशन, जो बहुत ज़रूरी है, जो आप भूल जाओगे ऐसा मैंने कहा था, लेकिन मुझे पता है अब आपने रिवीजन कर लिया है तो अब आप नहीं भूलोगे, और जर्नल एंट्री के नीचे नरेशन भी ज़रूर लिखोगे। उसके बाद बच्चों मैंने आपको बेसिक ट्रांजैक्शन सिखवाई थी, ठीक है जी, वो एक बार हम फटाफट ओरली गो थ्रू कर लेते हैं। आप मन में सोच लेना या यहाँ पे देख लेना, मैं यहाँ से आपको रीड करके फटाफट बताता रहता हूँ कि क्या क्या बेसिक ट्रांजैक्शंस थी। तो देखो, सबसे पहले होता है बिजनेस कमेंस करना, उसकी जर्नल एंट्री है कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। दूसरा, गुड्स परचेज करना इन कैश, जब हम गुड्स खरीदते हैं कैश पर तो जर्नल एंट्री होती है परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश। उसके बाद जब हम गुड्स खरीदते हैं ऑन क्रेडिट, अगर हमने उधार पे गुड्स खरीदे तो जर्नल एंट्री होती है परचेज अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर, जिस भी आदमी का नाम है। अब इसमें एक आपको चीज सिखाई थी कि जब हम किसी का नाम लिखते हैं तो उसके आगे अकाउंट वर्ड नहीं लिखते। तो आप देखेंगे यहाँ पे एंट्री के अंदर परचेज अकाउंट डेबिट टू SRK लिखा है, अकाउंट वर्ड को ब्लॉक बनाकर हमने काट रखा है। तो किसी भी व्यक्ति के नाम के आगे अकाउंट वर्ड ना लगाइए तो ज़्यादा बेहतर है। उसके बाद फिर हम एसेट परचेज करते हैं कैश में, तो जर्नल एंट्री होती है एसेट अकाउंट डेबिट टू कैश। तो हमने अगर फर्नीचर परचेज करा तो एंट्री हो गई फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश। फिर हम एसेट परचेज करते हैं अगर ऑन क्रेडिट, हमने उधार में एसेट खरीदा तो एंट्री होती है मशीन अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर। तो जो भी नाम है वो लिख देंगे और जो भी एसेट है वो मेंशन हो जाएगा। फिर हम गुड्स बेचते हैं। अब गुड्स बेचते समय आप बड़े ध्यान से ऑब्जर्व करना, हमने गुड्स बेचे हैं 5000 के, लेकिन प्रॉफिट पर बेचे हैं। तो ये ध्यान रखना, जब हम गुड्स को बेचते हैं तब हम प्रॉफिट को ऑलरेडी इंक्लूड कर लेते हैं सेल वैल्यू के अंदर ही और अलग से शो नहीं करते। तो हमारी जर्नल एंट्री रहती है कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट
7,000। बड़े ध्यान से ऑब्जर्व करना, 2,000 का प्रॉफिट हुआ भी है पर फिर भी वो सेल के अंदर ही आ जाएगा, अलग से हम शो नहीं करते। इसी तरह गुड्स अगर हमने क्रेडिट पर बेचे, अब यहाँ पर भी हमने गुड्स 5,000 के 4,000 रुपये में बेचे थे तो लॉस हुआ 1,000 का, लेकिन गुड्स बेचते समय हम लॉस या प्रॉफिट को कभी भी अलग से शो नहीं करते, वो सेल के अंदर ही ऑटोमेटिकली डिडक्ट होकर नजर आएगा। तो हमारी एंट्री होगी डेटर अकाउंट डेबिट टू सेल्स। डेटर मतलब जिसका भी नाम है, जैसे यहाँ पर हमारे एग्जाम्पल में शाहिद, तो शाहिद डेबिट 4,000 रुपये टू सेल्स 4,000 रुपये। अब हम एसेट बेचेंगे, अब हम फर्नीचर बेचते हैं ऑन कैश। तो बड़े ध्यान से अब सुनना मेरी बात, जब हम कोई एसेट बेचते हैं तब हम प्रॉफिट या लॉस को अलग से शो करते हैं। बहुत बड़ा आपको यहाँ पर एक यूएसपी दे रहा हूँ, जो गलती का पॉइंट है, काफ़ी बच्चे कर सकते हैं। बड़े ध्यान से ऑब्जर्व करना, ये कमेंट में भी आपसे करवाऊंगा अभी। गुड्स बेचते हैं जब हम, तो प्रॉफिट या लॉस को अलग से शो नहीं करते जर्नल एंट्री के अंदर, वो सेल का ही भाग बन जाता है। लेकिन जब हम एसेट बेचते हैं, देखो हमने यहाँ फर्नीचर बेचा, गुड्स फर्नीचर कॉस्टिंग 5,000 का, सेल करा है 7,000 में, तो 2,000 का जो हमारा फ़ायदा हुआ उसको हम अलग से देखो क्रेडिट कर रहे हैं P&L अकाउंट में 2,000, ठीक है। और एंट्री बन गई कैश अकाउंट डेबिट 7,000 टू फर्नीचर अकाउंट 5,000 और टू P&L अकाउंट जो हमारा प्रॉफिट हो गया। ये ध्यान रखना है। इसी तरह अगर मान लो आपने बिल्डिंग बेची, वो भी उधार पर बेची लेकिन लॉस में बेची, तो हमने 3,000 की बिल्डिंग को 2,000 में रणबीर को बेच दिया, तो इस बार भी हम लॉस को अलग से शो करेंगे क्योंकि हम एसेट बेच रहे हैं। तो एंट्री होगी डेटर डेबिट मतलब रणबीर डेबिट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, 1,000 रुपये का लॉस हो गया तो इसीलिए डेबिट करेंगे, टू मशीन या बिल्डिंग अकाउंट। तो ये आपको ध्यान रखना है, ये बेसिक ट्रांजैक्शन थी बेचने की। इसके बाद देखो बच्चों, आपको एक्सपेंसेस की ट्रांजैक्शंस लिखवाए थे। एक्सपेंसेस जैसे सैलरी पेड, तो एंट्री हो गई सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। रेंट पेड बाय चेक, तो एंट्री हो गई रेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट क्योंकि चेक पे करा। उसके बाद कैरेज इनवर्ड पेड, तो एंट्री हो गई कैरेज इनवर्ड अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। तो बेसिकली एक फंडा ये कि जो भी एक्सपेंस आप पे करते हो तो एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक अकाउंट, ये हो गए एक्सपेंस पे। इसी तरह इनकम रिसीव्ड अगर है कोई, ए इंटरेस्ट रिसीव्ड, तो एंट्री हो गई कैश अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट। ये देखो कमीशन रिसीव्ड, तो एंट्री हो गई कैश अकाउंट डेबिट टू कमीशन अकाउंट। इसी तरह कोई भी इनकम अगर आपको मिल रही है तो सिंपल एंट्री है कैश अकाउंट डेबिट टू जो भी इनकम है क्रेडिट, सिंपल। इसी तरह बेसिक ट्रांजैक्शन में फिर आता है परचेज रिटर्न। अब हमने गुड्स खरीदे और रिटर्न कर दिए तो एंट्री हो गई परचेज की उल्टी, तो परचेज का उल्टा क्या एंट्री बनेगा, क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न अकाउंट। इसी तरह सेल रिटर्न की एंट्री, सेल रिटर्न की एंट्री क्या बनेगी, बिल्कुल सेल की एंट्री का उल्टा। तो सेल की एंट्री का उल्टा करोगे तो क्या बन जाएगी, सेल रिटर्न अकाउंट डेबिट टू डेटर। फिर कुछ बच्चों बैंकिंग ट्रांजैक्शंस होते हैं, जैसे बैंक में कैश डिपॉजिट करा तो कैश डिपॉजिट टू इनटू बैंक की एंट्री हो गई बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, या आपने बैंक से कैश विड्रॉ करा तो एंट्री हो गई कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। तो ये कुछ बेसिक ट्रांजैक्शन है बैंकिंग ट्रांजैक्शन से, और हमने इसके देखो कुछ क्वेश्चंस भी आपके साथ करे थे, है ना। तो इस तरह से क्वेश्चन करने होते हैं, ये फॉर्मेट होता है देखो एग्जाम के लिए, एक फॉर्मेट है, जर्नल एंट्रीज हैं, अमाउंट आ गए, नरेशन आ गई, इस तरह से करना है, ठीक है जी। तो ये हमने देखो बच्चों कुछ क्वेश्चंस इसके अंदर बेसिक ट्रांजैक्शन वाले करे थे। अब हम चलते हैं स्पेशल ट्रांजैक्शंस पर जो हमने पढ़े थे। स्पेशल ट्रांजैक्शंस ही एग्जाम में हमसे मेनली पूछता है। अब वो क्या क्या हो सकते हैं देखो, एक है पेड 7,800 टू रामू अगेंस्ट हिज ड्यूज 8,000, लेकिन सेकंड में है पेड 7,800 टू रामू इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज ड्यूज 8,000। तो ये फुल सेटलमेंट वर्ड जब आता है तो थोड़ा अलर्ट रहना है। तो देखो इसका मतलब ये है कि हमें रामू को 8,000 रुपये देने थे, लेकिन हमने रामू को 7,800 रुपये पे करे, तो इसका मतलब 200 रुपये का हमारा फ़ायदा हो गया। हम इस 200 रुपये के फ़ायदे को कहते हैं डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट। तो एंट्री बन गई रामू डेबिट 8,000 टू कैश 7,800, और जो 200 रुपये का हमारा फ़ायदा हुआ उसको बोलते हैं टू डिस्काउंट रिसीव्ड, ठीक है जी। तो ये फुल सेटलमेंट की कहानी पता होनी चाहिए। इसी तरह देखो
रिसीव्ड 7500 फ्रॉम सोनू अगेंस्ट ड्यूज ऑफ 8000, नॉर्मल बात है। लेकिन रिसीव्ड 7500 फ्रॉम सोनू इन फुल सेटलमेंट अगेंस्ट हिज ड्यूज 8000, इसका मतलब मुझे सोनू से 8000 रुपये लेने थे, लिए सिर्फ 7500, तो इसका मतलब मैंने 500 रुपये छोड़ दिए, मेरा नुकसान हो गया। तो हम इसको बोलते हैं डिस्काउंट अलाउड। तो देखो एंट्री हो गई, कैश अकाउंट डेबिट 7500, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट 500, जो हमारा नुकसान हो गया, टू सोनू 8000 रुपये, क्योंकि हमें सोनू से 8000 रुपये लेने थे। उसके बाद बच्चों देखो डिस्काउंट की बात करते हैं। ट्रेड डिस्काउंट होता है जो हम बल्क क्वांटिटीज़ खरीदने पर कैलकुलेट करते हैं। इसकी अकाउंटिंग ये याद रखनी है कि इसकी कोई अकाउंटिंग नहीं है, यानी कि इसको हम रिकॉर्ड नहीं करते, इसकी कोई जर्नल एंट्री नहीं होती। तो अगर हम कोई भी गुड्स कभी भी ट्रेड डिस्काउंट पर खरीदते हैं तो आप सिंपली ट्रेड डिस्काउंट की वैल्यू को माइनस कर दोगे और आंसर आया 9000 लेट से, तो आप अपनी एंट्री को रिकॉर्ड करोगे नॉर्मल और 9000 रुपये लिख दोगे। तो हमने सोनू से गुड्स खरीदे, 10,000 के गुड्स थे, 10% का ट्रेड डिस्काउंट हो गया, तो ट्रेड डिस्काउंट को कुछ नहीं करना रिकॉर्ड, बस माइनस करो, बचा 9000, तो एंट्री बन गई परचेज टू सोनू 9000, सिंपल, ट्रेड डिस्काउंट इज ओवर। फिर होता है कैश डिस्काउंट। कैश डिस्काउंट ऑब्वियसली हमें रिकॉर्ड करना पड़ता है, और कैश डिस्काउंट का मतलब होता है जब हम टाइम से या जल्दी पेमेंट कर लेते हैं या रिसीव कर लेते हैं। तो अब ऑब्वियसली ये डिस्काउंट हमें मिल भी सकता है या हम ये पे भी कर सकते हैं। डिस्काउंट अलाउ करा है तो एंट्री है डिस्काउंट अलाउड डेबिट टू डेटर, और अगर डिस्काउंट रिसीव हुआ है तो एंट्री है क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू डिस्काउंट रिसीव। तो ये हमारी नॉर्मल एंट्री होती है। बाकी एक टर्म होता है रिबेट। रिबेट कई बार हम अपने घटिया प्रोडक्ट की क्वालिटी के बदले में देते हैं, ये भी एक डिस्काउंट ही है, छूट है, लेकिन नाम बोल दिया रिबेट। तो रिबेट भी मिल भी सकता है और हम दे भी सकते हैं। तो रिबेट अलाउड भी हो सकता है या रिबेट रिसीव भी हो सकता है। तो इसकी जर्नल एंट्री बिल्कुल सेम डिस्काउंट अलाउड और डिस्काउंट रिसीव्ड की तरह ही होती है, बस नाम अलग है, काम वही है। ठीक है जी, ठीक है सर। अच्छा, उसके बाद आते हैं हमारे स्पेशल ट्रांजैक्शन में बैड डेट्स। बैड डेट्स का मतलब कि जैसे हमें SRK से 10,000 रुपये लेने थे, लेकिन वो इंसॉल्वेंट हो गया और उसके एस्टेट से सिर्फ हमें 40 पैसा इन ए रुपी मिला। 40 पैसा इन ए रुपी का मतलब होता है 40%। तो हम कहते हैं कैश अकाउंट डेबिट जो हमें मिला यानी 4000 रुपी, और जो हमें नहीं मिला यानी 6000, हम उसको बोलते हैं बैड डेट। तो एंट्री बन जाती है कैश अकाउंट डेबिट 4000 रुपीज़, बैड डेट अकाउंट डेबिट 6000 रुपीज़ टू SRK 10,000 रुपी। तो ये एक स्टैंडर्ड एग्जाम्पल है जो आपके ज़्यादातर बैड डेट्स में चलता है। फिर अगर किसी बैड डेट्स को जिसको आपने मतलब पिछले साल राइट ऑफ कर लिया था या पिछले साल आपने समझा था ये तो पैसे नहीं दे रहा, और वो अचानक इस साल आपको पैसे दे दे, इसको बोलते हैं बैड डेट रिकवर्ड। तो उसकी एंट्री होती है कैश अकाउंट डेबिट टू बैड डेट रिकवर्ड अकाउंट। तो इन दोनों को आप इस तरह से याद रखना। बाकी ये मैंने आपको एग्जाम्पल इसका करवा दिया था। उसके बाद आते हैं जी ड्राइंग्स पर, यानी कि आपने कैश पर्सनल यूज़ के लिए विड्रॉ करा तो एंट्री हो गई ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश। लेकिन अगर आपने बैंक से पर्सनल यूज़ के लिए विड्रॉ करा तो एंट्री हो गई ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू बैंक। तो ये सिंपल ड्राइंग्स का फंडा हो गया। बाकी एक छोटा सा पॉइंट है वो बता देता हूँ। जब हम इनकम टैक्स पे करते हैं और लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम पे करते हैं तो उसको भी कंसिडर किया जाता है कि वो हमारी पर्सनल ड्राइंग है, तो भी सेम एंट्री ही होगी, ये ध्यान रखना है, हालांकि आगे भी कवर करेंगे। अच्छा जी, अब आते हैं बहुत ही स्पेशल पॉइंट पर कि जब हम अपने गुड्स को दे देते हैं, तो जब हमारे गुड्स हमें छोड़कर चले जाएं, चाहे चैरिटी में, चाहे फ्री सैंपल में, चाहे पर्सनल यूज़ में, या वो किसी एसेट को बनाने में इस्तेमाल हो जाएंगे, तो आपको सिंपल ये याद रखना है, हम परचेज को क्रेडिट कर देंगे। सिंपल लॉजिक, क्योंकि जब गुड्स खरीदते हैं तो परचेज को डेबिट करते हैं। अब वो गुड हमें छोड़कर चला गया तो हम परचेज को क्रेडिट करते हैं। चैरिटी में देंगे तो एंट्री बन गई चैरिटी डेबिट टू परचेज। फ्री सैंपल में देंगे तो एंट्री बन गई फ्री सैंपल अकाउंट डेबिट टू परचेज। फ्री सैंपल की जगह आप एडवर्टाइजमेंट अकाउंट भी लिख सकते हो। पर्सनल यूज़ के लिए लेंगे तो ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू परचेज, और एसेट बनाने में यूज़ कर लिया तो एसेट अकाउंट डेबिट टू परचेज। तो ये आपकी एक स्टैंडर्ड एंट्री बन जाती है। फिर हमने एक बड़ा अच्छा इसमें पॉइंट करा था चोरी का। गुड्स चोरी हो जाते हैं या आग लग जाती है और इंश्योरेंस कंपनी हमें मान लेते हैं 60% क्लेम एक्सेप्ट कर लेती है,
तो हमारे 10,000 के गुड्स देखो जल गए और इंश्योरेंस कंपनी ने हमें 60% क्लेम दिया। तो हम एंट्री क्या करेंगे, वेरी सिंपल, इंश्योरेंस कंपनी डेबिट, यानी कि हमें इंश्योरेंस कंपनी से कितने रुपए मिलेंगे, 6,000, और जो नहीं मिलेंगे, जो हमारा नुकसान हो गया, उसको बोलते हैं P&L अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो 4,000 रुपये हमारा नुकसान हो गए। 2, और गुड्स जल गए, गुड्स हमें छोड़कर चले गए, तो क्रेडिट किसको करना है, परचेज को। तो एंट्री बन गई इंश्योरेंस कंपनी डेबिट, P&L अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट, इस तरह से। तो ये आप प्रैक्टिस करना एक बार, मैंने देखो आपको जो जो लिखवाए थे, लेकिन ये कॉन्सेप्चुअल एंट्री है, आप ये याद रखोगे तो एग्जाम में इनमें से कोई सी भी आपसे पूछेगा तो आप कर पाओगे, ठीक है जी। और ये आ गया वही पॉइंट जो आपको समझाया था, इनकम टैक्स पेड और लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम पेड को भी हम पर्सनल ड्राइंग मानते हैं प्रोप्राइटर की। तो एंट्री होती है ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश, ठीक है जी। तो यहाँ तक देखो हो गया, तो वीडियो लाइक कर देना, वीडियो अपने दोस्तों को शेयर कर देना, और पहले इतना कर दो। अच्छा, अब देखो यहाँ पे हमने बच्चे कुछ क्वेश्चंस करे थे, तो ये आपको मैं दिखा देता हूँ, ये एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। इस तरह का क्वेश्चन आता है जिसमें कुछ ट्रांजैक्शंस होती हैं, है ना, अलग अलग। देखो ये एक हमने एक्सपेंस की करी, इसमें फिर गुड्स खरीदने की करी। तो ये बड़ा स्पेशल चीज़ होती है कि जब हम गुड्स परचेज करते हैं कई बार, तो ट्रेड डिस्काउंट भी होता है, कैश डिस्काउंट भी होता है। तो आप उसकी थोड़ा सा प्रैक्टिस करना कि कैसे करना है। पहले ट्रेड डिस्काउंट को माइनस करते हैं, जो बचता है फिर उसके बाद कैश डिस्काउंट को माइनस या कैलकुलेट किया जाता है। ट्रेड डिस्काउंट को रिकॉर्ड नहीं करते, लेकिन कैश डिस्काउंट जो होता है उसको हम रिकॉर्ड करते हैं। तो ये भी बात मतलब याद रखनी है। तो इस तरह का क्वेश्चन देखो आपको एग्जाम में मिलता है ना। अगेन कैश डिस्काउंट, ट्रेड डिस्काउंट, तो पहले ट्रेड डिस्काउंट को माइनस करते हैं, फिर जो वैल्यू बचती है उस वैल्यू में से हम ये देख रहे हैं इस एग्जाम्पल में कि वो कितने पैसे इमीडिएटली दे रहे हैं। तो इसमें वो हाफ अमाउंट इमीडिएटली दे रहे हैं, तो हम सिर्फ कैश डिस्काउंट हाफ अमाउंट पर ही कैलकुलेट करेंगे। तो ये आप थोड़ा सा प्रैक्टिस करना, जो आपको नॉर्मल क्लास में करवाए थे क्वेश्चंस, लेकिन ईजी हैं, हो जाएंगे, है ना। तो इस तरह से आपके देखो कुछ कुछ क्वेश्चंस थे जो आते हैं। इसी तरह देखो बैंकिंग ट्रांजैक्शंस होते हैं, इसमें सारी हमारी बैंक से ट्रांजैक्शंस होती हैं, तो हम कैश की जगह बैंक वर्ड इस्तेमाल कर लेते हैं, है ना। उसके बाद देखो अगला कॉन्सेप्ट था जो स्पेशल था, कुछ एक्सपेंसेस एसेट्स से रिलेटेड होते हैं। जैसे दो एग्जांपल्स हैं, वेजेस पेड 5,000 ऑन इंस्टॉलेशन ऑफ मशीन। अब हमने मशीन के इंस्टॉलेशन के लिए वेजेस पे करा, तो हम अपनी जर्नल एंट्री में मशीन अकाउंट को डेबिट करेंगे। तो एंट्री हो रही है मशीन अकाउंट डेबिट टू कैश। इसी तरह हमने इंस्टॉलेशन एक्सपेंस पे करा फर्नीचर के लिए, तो हम एंट्री करेंगे फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश। मतलब कभी कभी कुछ एक्सपेंस हम किसी एसेट से रिलेटेड करते हैं, तो हम उस एसेट अकाउंट को डेबिट करेंगे। तो ये भी स्पेशल पॉइंट देखो कवर हो गया। बाकी हमने फिर ये कुछ छोटे मोटे क्वेश्चंस आपको क्लास में करवाए थे जो आप कर सकते हो, ये ईजी हैं, ठीक है जी। अच्छा, फिर आते हैं आखिरी कॉन्सेप्ट पर, जो वैसे तो हमारे मेन फाइनल अकाउंट चैप्टर के अंदर भी है, लेकिन इस चैप्टर में भी एंट्रीज पूछ ले तो हमें पता होना चाहिए। तो 31 मार्च को करने वाली एडजस्टमेंट एंट्रीज आपको याद होनी चाहिए, ये अच्छे से रख लेना। क्लोजिंग स्टॉक की जर्नल एंट्री, क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट, सिंपल। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस की जर्नल एंट्री, एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस अकाउंट। प्रीपेड एक्सपेंस की जर्नल एंट्री, प्रीपेड एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू एक्सपेंस अकाउंट। एक्रूड इनकम की जर्नल एंट्री, एक्रूड इनकम अकाउंट डेबिट टू इनकम अकाउंट। अनअर्न्ड इनकम या इनकम रिसीव्ड इन एडवांस की जर्नल एंट्री, इनकम अकाउंट डेबिट टू इनकम रिसीव्ड इन एडवांस अकाउंट। उसके बाद डेप्रीसिएशन, देखो एसेट की वैल्यू कम हो जाती है, तो डेप्रीसिएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट अकाउंट। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ये भी याद रख लेना, वैसे तो 12th में इसकी डिटेल आती है, लेकिन इसकी एंट्री इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स की एंट्री, कैपिटल अकाउंट डेबिट, या आप ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट भी लिख सकते हो, दोनों चल जाता है। तो कैपिटल अकाउंट डेबिट या ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, तो ये हो गई आपकी एडजस्टमेंट एंट्री। इसी तरह ओपनिंग एंट्री भी होती है। ओपनिंग एंट्री कैसे कहते हैं, जब हम साल की स्टार्टिंग करते हैं 1 अप्रैल वाले दिन, तो जितने भी एसेट्स होते हैं हमारे और जितनी भी लायबिलिटीज़ होती हैं उनको देखकर हम एक एंट्री बनाते हैं। तो वो क्या होती है, सारे एसेट्स को हम डेबिट करते हैं इंडिविजुअली और सारी लायबिलिटीज़ को क्रेडिट करते हैं इंडिविजुअली। तो
क्रेडिट साइड पर फिर एक बैलेंसिंग फिगर अगर बचती है तो हम उसको कहते हैं टू कैपिटल, और अगर डेबिट साइड में बैलेंसिंग फिगर बच जाए कभी, जो ब्लू कलर में है, वो उसको कहते हैं गुडविल। तो ये होती है हमारी ओपनिंग एंट्री। ठीक है, तो ये है बच्चों पूरा आपका कॉन्सेप्ट जर्नल वाले चैप्टर का। आई होप अच्छे से आपको सारी इसमें एंट्रीज मिल गई हो, बस प्रैक्टिस अब आपको करनी है जो जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे उनकी। ठीक है ना। इस चैप्टर का नाम है वैसे तो लेजर। अब इसकी शुरुआत कैसे होती है मैं आपको याद दिलवाता हूँ। जब हमने अकाउंटिंग का प्रोसेस पढ़ा था IMRC SAC यानी आइडेंटिफिकेशन, मेजरमेंट, रिकॉर्डिंग, तो चौथा स्टेप होता है क्लासीफाई करने का, और क्लासीफाई करने का मतलब ही होता है बेसिकली लेजर करना। अब लेजर का मतलब क्या है बच्चों, देखो लेजर जो है ये अपने आप में एक प्रिंसिपल बुक होती है। प्रिंसिपल बुक का मतलब है कि इसमें हम सारे टी शेप अकाउंट प्रिपेयर करते हैं, जितने भी अकाउंट्स हमने जर्नल के अंदर रिकॉर्ड करे होते हैं। इसीलिए लेजर जो प्रिपेयर होता है वो जर्नल से प्रिपेयर होता है। तो पहले हमेशा जर्नल बनेगा और जर्नल के बाद लेजर बनेगा। अब लेजर बनाने का पर्पज़ ये होता है कि लेजर बनाने के बाद ही हम अपना ट्रायल बैलेंस और बैलेंस शीट बना सकते हैं। तो इस चैप्टर में बेसिकली हमें लेजर के फॉर्मेट और लेजर को कैसे बनाना है इसके बारे में सीखना है। बहुत ही छोटा और इजी चैप्टर है, लेकिन एक क्वेश्चन इसका 3 से 4 नंबर का एग्जाम में पूछ सकता है। तो देखो बच्चों, लेजर के फॉर्मेट की अगर बात करें तो लेजर के फॉर्मेट में टोटल 8 कॉलम्स होते हैं। 4 कॉलम लेफ्ट साइड में जिसको हम डेबिट बोलते हैं, 4 कॉलम राइट साइड में जिसको हम क्रेडिट बोलते हैं। कॉलम्स का नाम होता है डेट, पर्टिकुलर्स, JF का मतलब जर्नल फोलियो जो वैसे बेकार है हमारे लिए, और अमाउंट। इसी तरह 4 क्रेडिट साइड पर। फिर जब हम डेबिट साइड और क्रेडिट साइड का टोटल करते हैं नीचे, तो उस प्रोसेस को बोलते हैं कास्टिंग करना। तो आई होप अब तो सबको पता ही होगा। और उसका रूल ये होता है कि दोनों साइड्स में से जो भी टोटल ज़्यादा वाला होता है, बड़ा टोटल होता है, हमें वो लिखना होता है। तो दैट इज़ नोन एज कास्टिंग। अब कास्टिंग करने के बाद हम करते हैं बैलेंसिंग। बैलेंसिंग का मतलब है कि दोनों साइड्स में से जिस भी तरफ बैलेंस बच गया, यानी कि अमाउंट शॉर्ट रह गया टोटल से, तो उसको लिख देते हैं बैलेंस कैरिड डाउन के नाम से, जो अभी हम आगे देखेंगे। तो पहले बच्चों मैं आपको दिखाता हूँ कि किसी भी सिंपल जर्नल एंट्री को कैसे पोस्ट करते हैं। लेट से एक ट्रांजैक्शन है रेंट पेड 5000। अब इसकी जर्नल एंट्री क्या होगी? वेरी सिंपल, रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। अब इसकी पोस्टिंग लेजर में कैसे होती है इस बात को ऑब्जर्व करना आप यहाँ से। जब जर्नल एंट्री कहती है रेंट अकाउंट डेबिट, इसका मतलब है कि हमें रेंट अकाउंट के डेबिट साइड पर जाना पड़ेगा। तो आप उस लाल रंग के एरो को देखो, तो वो लाल रंग का 5000 रुपये का एरो रेंट अकाउंट के डेबिट साइड में जा रहा है। अच्छा, फिर हमने लिखा टू कैश अकाउंट जर्नल एंट्री में। तो टू कैश अकाउंट का मतलब है कि कैश अकाउंट के क्रेडिट साइड में 5000 रुपये चले जाएंगे। अब आप हरे रंग के 5000 रुपये के एरो को फॉलो करना। हरे रंग में जो 5000 रुपये का एरो है वो कैश अकाउंट के क्रेडिट साइड पर जा रहा है। तो ये तो हो गया पोस्ट करना। अब पर्टिकुलर में क्या लिखते हैं, बड़े ध्यान से ऑब्जर्व करना। जब हम रेंट अकाउंट में डेबिट साइड पर लिखते हैं तो हम लिखते हैं दूसरे अकाउंट का नाम, तो इसीलिए पर्टिकुलर होता है टू कैश अकाउंट। और जब हम कैश अकाउंट में पोस्ट करते हैं तब हम लिखते हैं दूसरे अकाउंट का नाम, तो इसीलिए लिखते हैं बाय रेंट अकाउंट। बाकी कस्टमरी फॉर्म में डेबिट की पोस्टिंग्स में टू लगाया जाता है और क्रेडिट्स की पोस्टिंग में बाय लगाया जाता है। इसलिए टू और बाय पुराने ज़माने की मतलब प्रथाएं हैं जिनको हम फॉलो कर रहे हैं। अगर हम ये ना भी लिखें तब भी सही होता है, पर इस तरह से पोस्टिंग की जाती है सिंपल जर्नल एंट्री की, जो मैंने आपको करवाई थी। अच्छा, कंपाउंड जर्नल एंट्री की पोस्टिंग में कई बच्चों को दिक्कत आती है, तो इसको आप ध्यान से ऑब्जर्व करना। मान लेते हैं एक जर्नल एंट्री है कैश अकाउंट डेबिट 9500, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट 500 टू मोहन 10000। अब ये कंपाउंड जर्नल एंट्री है, इसमें 3 लेजर अकाउंट बनेंगे, कैश अकाउंट भी, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट भी और मोहन अकाउंट भी। अब कैश अकाउंट डेबिट 9500 का मतलब है कि अगर आप हरे रंग के 9500 के एरो को फॉलो करें तो वो कैश अकाउंट के डेबिट साइड पर चला गया। दूसरा लिखा है डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट 500, तो आप उसके भी हरे रंग के एरो को फॉलो करें तो वो भी डिस्काउंट अलाउड अकाउंट के डेबिट साइड पर चला गया। लेकिन रेड कलर में लिखा हुआ है टू मोहन 10000, इसका मतलब आप रेड कलर के एरो को फॉलो करोगे तो मोहन के अकाउंट में हमें क्रेडिट साइड पर लिखना है 10000। लेकिन यही सबसे बड़ा कैच है, बड़े ध्यान से देखना।
जब हम मोहन के अकाउंट में क्रेडिट साइड पर 10,000 लिखेंगे तो अब किसकी वजह से लिखें, या तो हम लिखें बाय कैश 10,000 या लिखें बाय डिस्काउंट अलाउड 10,000, तो वो तो फिर दिक्कत है। तो हमें इसीलिए दोनों को अलग अलग नाम से दिखाकर बाय कैश 9,500 और बाय डिस्काउंट अलाउड 500 दिखाना पड़ता है। तो आप मोहन के अकाउंट को बड़े ध्यान से ऑब्जर्व करना कि मोहन के अकाउंट में 10,000 जो पोस्ट हो रहे हैं वो कैसे हो रहे हैं, 9,500 कैश के नाम से और 500 रुपये डिस्काउंट अलाउड के नाम से। तो ये होती है आपके कंपाउंड जर्नल एंट्री की पोस्टिंग। आई होप इसकी प्रैक्टिस आप करेंगे तो आपको भी आ जाएगा वेरी इजी। फिर मैंने आपको सिखाया था ओपनिंग एंट्री की पोस्टिंग। अब ओपनिंग एंट्री क्या थी आपको याद होगा, जो हम फाइनेंशियल ईयर के फर्स्ट डे पर करते हैं। वो कुछ इस तरह से होती है कि सारे एसेट्स डेबिट होते हैं और जो भी लाइबिलिटी है या कैपिटल है वो क्रेडिट होती है। तो जब हम ओपनिंग एंट्री की पोस्टिंग करते हैं तब हम एक शब्द का इस्तेमाल करते हैं, इस शब्द को बोलते हैं बैलेंस ब्रॉट डाउन, BD। तो स्टॉक अकाउंट एसेट है तो डेबिट साइड में लिखेंगे, कैश अकाउंट एसेट है तो डेबिट साइड में लिखेंगे, बिल्डिंग अकाउंट एसेट है तो डेबिट साइड में लिखेंगे, लेकिन सोहन एक लाइबिलिटी है तो क्रेडिट साइड पर लिखेंगे। लेकिन नाम देखना क्या है, बैलेंस ब्रॉट डाउन। कैपिटल एक लाइबिलिटी है तो क्रेडिट साइड पर लिखेंगे और नाम क्या है, बैलेंस ब्रॉट डाउन। तो ये होती है ओपनिंग एंट्री की पोस्टिंग। बाकी बैलेंसिंग का एक रूल होता है कि बैलेंसिंग हम सिर्फ रियल और पर्सनल अकाउंट की करते हैं, नॉमिनल अकाउंट्स की बैलेंसिंग आमतौर पे नहीं की जाती, क्योंकि उनके बैलेंसेस को हम सीधा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट या ट्रेडिंग अकाउंट में ट्रांसफ़र करते हैं। हालांकि इस चैप्टर में ये बात आपके लिए ज़्यादा रेलिवेंट नहीं है, तो डोंट वरी। अच्छा जी, बाकी मैंने आपको एक क्वेश्चन करवाया था इस तरह का, जिसमें ट्रांजैक्शन होती हैं, फिर हम जर्नल करते हैं और जर्नल को देख के लेजर बनाते हैं। तो वो आप प्रैक्टिस कर सकते हो। इस तरह का क्वेश्चन होता है, खूब सारी जर्नल हैं, जैसे रिकॉर्डिंग बोलते हैं। उसके बाद हम सारे लेजर बनाते हैं जिसमें पोस्टिंग होती हैं। तो देखो कैश अकाउंट, इसमें बैलेंस बच रहा है येलो कलर में, इस बैलेंस को बोलते हैं बच्चों डेबिट बैलेंस, ये ध्यान रखना है। कैपिटल अकाउंट, इसमें बैलेंस बच रहा है 1 लाख, इसे बोलते हैं क्रेडिट बैलेंस। तो जितने भी मैंने येलो कलर कर रखे हैं वो सब होते हैं डेबिट बैलेंस, और जितने भी ब्लू कलर कर रखे हैं वो होते हैं क्रेडिट बैलेंस। तो हर लेजर में कोई ना कोई बैलेंस बच जाता है। तो परचेज का बैलेंस, सेल्स का बैलेंस, श्रवण का बैलेंस, अनुराग का बैलेंस, परचेज रिटर्न का बैलेंस, इलेक्ट्रिसिटी का बैलेंस, टेलीफोन का बैलेंस, रेंट का बैलेंस, वेजेस का बैलेंस। और इन सारे बैलेंसेस को जब हम समराइज करके इनके बैलेंसेस को एक स्टेटमेंट में लिखते हैं, जैसे आप यहाँ पर देख रहे हो, तो जितने भी येलो कलर वाले डेबिट बैलेंस थे वो सारे डेबिट साइड में लिखे, और जितने भी ब्लू कलर वाले क्रेडिट बैलेंस थे वो क्रेडिट साइड में लिखे। तो इस समरी स्टेटमेंट को बोलते हैं ट्रायल बैलेंस, जो आपका वैसे आगे एक चैप्टर भी है और आप अब जानते भी होंगे। लेकिन लेजर बनाने का मेन पर्पस यही था कि लेजर के सारे बैलेंसेस से क्या प्रिपेयर किया जाता है, ट्रायल बैलेंस। तो ये कंप्लीट क्वेश्चन होता है बेसिकली, जो आपको कई बार प्रोजेक्ट्स वगैरह में करना पड़ता है। लेकिन आई होप आपको अच्छे से रिवाइज हो गया होगा कि लेजर बनाते कैसे हैं और लेजर चैप्टर के अंदर पोस्टिंग कैसे करते हैं, कास्टिंग कैसे करते हैं, बैलेंसिंग कैसे करते हैं, और फाइनली बैलेंसेस से ट्रायल बैलेंस कैसे बनाते हैं। तो हमारे चैप्टर का नाम है ट्रायल बैलेंस, और एग्जाम में इसकी वेटेज हमसे 3 से 4 नंबर की पूछ सकता है। अब ट्रायल बैलेंस की शुरुआत कहाँ से होती है, थोड़ा सा बेस बना देता हूँ, फिर उसके बाद हम आगे बढ़ जाएंगे। जब हमने अकाउंटिंग शुरू करी थी तो आपको बताया था कि अकाउंटिंग के कुछ स्टेप्स होते हैं, जिसमें मेनली पहला स्टेप होता है रिकॉर्डिंग करने का, उसके बाद अगला स्टेप होता है क्लासीफाइंग करने का, और उसके बाद अगला स्टेप होता है समराइजिंग करने का। कहानी यहाँ से शुरू होती है। अब रिकॉर्डिंग क्या होता है? रिकॉर्डिंग का मतलब होता है जिसमें आप बहुत सारी तरह तरह की किताबें बनाते हो और पहली बार किसी ट्रांजैक्शन को उसके अंदर रिकॉर्ड करते हो, यानी कि किताबों को कहते हैं जर्नल। तो जब आप किसी ट्रांजैक्शन को पहली दफ़े रिकॉर्ड करते हो तो वो किताबों के अंदर रिकॉर्ड करते हो, और दोज किताबें आर नोन एज जर्नल। फिर उन किताबों से निकल के बहुत सारे अलग अलग टी शेप अकाउंटों के अंदर पोस्टिंग की जाती है, जिस प्रक्रिया को आप क्लासीफाइंग कह देते हो। ये भी हमने पढ़ रखा है। तो बहुत सारे टी शेप अकाउंटों के अंदर तरह तरह के बैलेंसेस बचते हैं। किसी किसी अकाउंटों में क्रेडिट बैलेंस बचते हैं और किसी किसी अकाउंटों में डेबिट बैलेंस बचते हैं, राइट। अब समराइजिंग जो स्टेप होता है वो ये कहता है कि जो जो डेबिट या अलग क्रेडिट बैलेंसेस बचे हैं उन बैलेंसेस का एक समरी स्टेटमेंट बना दो, और इस समरी स्टेटमेंट के अंदर मुझे हर तरह का डेबिट
और हर तरह का क्रेडिट बैलेंस प्रेजेंट करके दिखा दो तो हम वो दिखा देते हैं, और इस कागज के टुकड़े को यानी कि इस स्टेटमेंट को, समरी स्टेटमेंट को ट्रायल बैलेंस कहते हैं। तो ट्रायल बैलेंस बेसिकली क्या हो गया, एक समरी स्टेटमेंट हो गया जिसमें हम सारे बैलेंसेस को दिखाते हैं, अब चाहे वो डेबिट बैलेंस हो चाहे वो क्रेडिट बैलेंस हो। तो छोटा सा चैप्टर है ये। अब हम देखते हैं कि इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो हमें पता होनी चाहिए। तो शुरू करता हूं कि भाई ट्रायल बैलेंस क्या होता है। तो ट्रायल बैलेंस बेसिकली बहुत ही सिंपल सा एक समरी स्टेटमेंट है, वो यहाँ पे दे रखा है। अगर हम परिभाषा यहाँ से देखें तो ट्रायल बैलेंस एक स्टेटमेंट है जिसके अंदर हम डेबिट और क्रेडिट बैलेंसेस सभी लेजर अकाउंट्स के दिखाते हैं और उससे किताबों की अर्थमेटिकल एक्यूरेसी हमें पता लग जाती है। दैट्स इट। अब डेबिट बैलेंस क्या होता है, क्रेडिट बैलेंस क्या होता है, ये वैसे हमें पता है, बट फिर भी ब्रीफ में बता देता हूँ। जब हम लेजर अकाउंट बनाते हैं और लेजर अकाउंट के अंदर डेबिट साइड का टोटल ज़्यादा होता है तो क्रेडिट साइड में बचे हुए बैलेंस को डेबिट बैलेंस कह देते हैं। इसके विपरीत अगर हम लेजर अकाउंट बनाते हैं और क्रेडिट साइड का टोटल ज़्यादा होता है तो हमारा बैलेंस जो डेबिट साइड पर बचता है उसे हम क्रेडिट बैलेंस कह देते हैं। तो ये बातें हमने ऑलरेडी लेजर में सीख रखी हैं। तो पॉइंट यहाँ पर ये हो गया कि हम अपने डेबिट और क्रेडिट बैलेंसेस को समरी स्टेटमेंट में शो करते हैं और उसको बोल देते हैं ट्रायल बैलेंस। अब क्वेश्चन हमसे इसमें यह पूछ सकता है कि ट्रायल बैलेंस बनाने के क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं या क्या फंक्शंस हैं, तो इसके बारे में थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए। तो ट्रायल बैलेंस बनाने का पहला मेन ऑब्जेक्टिव होता है कि हम कहीं ना कहीं अपने लेजर अकाउंट्स की अर्थमेटिकल एक्यूरेसी, जिसको अर्थमेटिकल करेक्टनेस कहते हैं, वो असरटेन कर लेते हैं कि मतलब सब कुछ ठीक है, सारे डेबिट बैलेंसेस सारे क्रेडिट बैलेंसेस सही निकाले हैं, कोई गड़बड़ तो नहीं है। और ये कैसे पता चलता है, क्योंकि सारे डेबिट बैलेंसेस और सारे क्रेडिट बैलेंसेस को जब हम टोटल करते हैं तो बराबर आता है। तो अगर वो बराबर नहीं आया तो हम समझ जाते हैं कि कुछ गड़बड़ है। तो पहला ऑब्जेक्टिव क्या है ट्रायल बैलेंस को बनाने का, कि हम अर्थमेटिकल करेक्शन पता लगा लेते हैं अपने लेजर अकाउंट्स का। दूसरा ऑब्जेक्टिव सबसे इंपॉर्टेंट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को बनाने में मदद करता है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हमारा एक चैप्टर है जिसके अंदर आप सीखते हो कि कैसे ट्रेडिंग अकाउंट, पीएनएल अकाउंट या बैलेंस शीटें बनाई जाती हैं, लेकिन वो बनाने के लिए हमें सबसे पहले ट्रायल बैलेंस की आवश्यकता पड़ती है। तो ट्रायल बैलेंस बनाने का दूसरा मेन ऑब्जेक्टिव क्या हो गया कि ये मदद करता है हमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को प्रिपेयर करने में, जैसे यहाँ पे दे रखा है। तीसरा ऑब्जेक्टिव, ट्रायल बैलेंस अपने आप में हर खाते की समरी है, सबसे बढ़िया और बेहतरीन ऑब्जेक्टिव। यानी कि इतने बड़े बड़े लेजर अकाउंट्स कौन देखेगा, किसके पास इतनी फुर्सत है। तो हर आदमी चाहता है ना कि बस मुझे तो समरी दिखा दो, मुझे तो शॉर्ट में बता दो। तो ट्रायल बैलेंस का ऑब्जेक्टिव ही ये है कि ये सारे के सारे लेजर अकाउंटों की क्या हो जाता है, समरी हो जाता है। तो ये इसका एक और अच्छा ऑब्जेक्टिव हो गया। और चौथा ऑब्जेक्टिव, ये आपका एक अगले चैप्टर से लिंक करता है, टू हेल्प इन आइडेंटिफाइंग एरर्स। कई बार ट्रायल बैलेंस गलतियां पहचानने में भी मदद करता है। तो ये पॉइंट आप थोड़ा सा डिटेल में पढ़ते हो जब आप रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स चैप्टर पढ़ते हो, तो उसमें बहुत सारी गलतियां होती हैं। तो कुछ गलतियां तो ऐसी होती हैं जो ट्रायल बैलेंस से ही पकड़ में आ जाती हैं। तो ट्रायल बैलेंस बनाने का एक उद्देश्य ये भी हो गया कि अगर हमने कोई गलती करी है तो वो पकड़ में आ जाए। तो ये हमसे ऑब्जेक्टिव्स वो पूछ सकता है। सिंपल, तो यही चीज हमारे लिए थ्योरी के लिए इंपॉर्टेंट है ट्रायल बैलेंस में। अब आता हूँ ट्रायल बैलेंस का परफॉर्मा, ट्रायल बैलेंस बनता कैसे है। तो वैसे तो पूरी दुनिया में 3 तरह से ट्रायल बैलेंस बनाए जाते हैं, टोटल मेथड, बैलेंस एंड टोटल मेथड। परंतु हमारी 11वीं कक्षा के अंदर ट्रायल बैलेंस को बनाने का एकमात्र तरीका ही हमारे कोर्स में है, जिसको बोला जाता है बैलेंस मेथड। ओके, यानी कि हम जो भी वैल्यूज लिखते हैं वो या तो डेबिट बैलेंस होगी या क्रेडिट बैलेंस होगा। तो इसीलिए नाम भी है ट्रायल बैलेंस। तो बैलेंस मेथड का मतलब हम सिर्फ बैलेंसेस शो करते हैं। अब इसका परफॉर्मा कैसा होता है, जल्दी से ब्रीफ में देख लो। सबसे पहले हेडिंग बदली होती है ट्रायल बैलेंस एज ऑन। बच्चों, ट्रायल बैलेंस की हमेशा एक डेट होती है। डेट, कौन सी डेट सर? कोई भी डेट हो सकती है। ट्रायल बैलेंस किसी भी एक पर्टिकुलर डेट पर बनता है। हो सकता है आपका डेट ऑफ बर्थ हो, या हो सकता है आपके पिताजी का डेट ऑफ बर्थ हो, या हो सकता है आपके घर में जो कुत्ता है उसका डेट ऑफ बर्थ हो। उससे वो हमें फर्क नहीं पड़ता कि कौन सी डेट है, लेकिन बनेगा वो किसी एक पर्टिकुलर डेट पर। ठीक है सर। सर इसमें क्या क्या कॉलम्स आते हैं?
तो इसमें जी पहला कॉलम्स आता है हेड ऑफ अकाउंट्स, जिसमें आप खातों के नाम लिखते हो, परचेज, सेल, बैड डेट, सैलरी, रेंट एटसेट्रा, कैपिटल, ये भी। दूसरा कॉलम होता है लेजर फोलियो का, LF, जिसमें हमें कुछ नहीं लिखना होता, ये सिर्फ फॉर्मेलिटी के लिए होता है। तीसरा और महत्वपूर्ण कॉलम होता है डेबिट और रुपी, यानी कि इसके अंदर हम सारे के सारे डेबिट बैलेंसेस की वैल्यू लिख रहे होते हैं। और चौथा और आखिरी कॉलम होता है क्रेडिट रुपी, तो इसके अंदर हम सारे के सारे क्रेडिट बैलेंसेस की रुपी वैल्यू लिख रहे होते हैं। अब आपको जो काम याद रखना है और जो सिंपल है वो क्या है, वो ध्यान से सुनना। दुनिया के किसी भी अकाउंट को आपको 5 तरह से क्लासिफाई करना आना चाहिए। सर 5 तरह कौन कौन से? शॉर्ट में उसको हम बोलते हैं क्लियर। C का मतलब कैपिटल, L का मतलब लाइबिलिटी, E का मतलब एक्सपेंस, A का मतलब एसेट, R का मतलब रेवेन्यू। तो किसी भी अकाउंट को आप इन 5 तरीकों में से किसी एक में क्लासिफाई कर लोगे। ये सीखने के लिए आपको पुराने चैप्टर पे पकड़ होनी चाहिए, रूल्स ऑफ डेबिट क्रेडिट, वो मैं मान के चलता हूँ कि आपको आता है। तो किसी भी अकाउंट को जब आप इन 5 में से क्लासिफाई कर लेते हो तो उसके बाद क्या होगा सर? कैपिटल अगर है तो क्रेडिट साइड पे लिख दोगे, लाइबिलिटी अगर है तो भी क्रेडिट साइड पर लिख दोगे, और रेवेन्यू अगर है तो भी क्रेडिट साइड पर ही लिख दोगे। यानी कि क्रेडिट साइड पर कैपिटल, लाइबिलिटी और रेवेन्यू को लिखा जाएगा। और अगर कोई भी चीज आपको एक्सपेंस के नेचर की दिख रही है या रेवेन्यू के नेचर की दिख रही है तो एक्सपेंस को और एसेट को आप डेबिट साइड पर लिख दोगे। सिंपल, और ट्रायल बैलेंस खत्म। और फिर दोनों साइड के टोटल को जब हम मैच करते हैं तो वो इक्वल आ जाता है। तो ट्रायल बैलेंस बनाने का जो परफॉर्मा है वो है ये। अब इसके बाद देखते हैं कि भाई किस प्रकार का एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो मैंने बताया आपको कि एग्जाम में हमसे पूछ सकता है, तो थोड़ा सा इस पे फोकस करना। हालांकि आपकी ही किताब का एक इलस्ट्रेशन 9 है, चाहे तो आप इसको एग्जाम के लिए मार्क भी कर सकते हो, पर क्वेश्चन कैसा आ सकता है एग्जाम में वो आपको मैं दिखाना चाहता हूँ इस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के माध्यम से। कह रहे बुक कीपर प्रिपेयर्ड द फॉलोइंग ट्रायल बैलेंस एज ऑन 31 मार्च। वो आपको एक बना बनाया सा ट्रायल बैलेंस दे देगा कि भाई एक बुक कीपर ने ट्रायल बैलेंस बनाया है। तो ट्रायल बैलेंस आप देखोगे अगर ऊपर ऊपर से तो डेबिट बैलेंस, क्रेडिट बैलेंस है ना, आपको वैसा ही नजर आएगा। अब इसमें होगा क्या, उस बुक कीपर ने अपने हिसाब से फर्नीचर, कैपिटल या जितने भी आइटम्स हैं उनको नोट डाउन कर रखा होगा। ओपनिंग स्टॉक, क्रेडिटर्स, ट्रेड एक्सपेंसेस, उसके बाद सेल्स, ऐसे जो जो आइटम्स यहाँ पे मैं मार्क कर रहा हूँ मतलब उसने हमें दे रखे होंगे। ठीक है, मशीनरी, परचेजेस, वाइफ लोन टू द बिजनेस, डिस्काउंट अलाउड, ड्राइंग्स, मोटर वैन। और मजेदार बात ये, अगर आप नीचे टोटल की तरफ देखोगे तो साहब डेबिट का टोटल और क्रेडिट का टोटल बराबर भी आ रहा है। मतलब शक्ल से देखने में ऐसा लगेगा कि वाह ट्रायल बैलेंस तो बिल्कुल ठीक है, दोनों साइड के टोटल भी मैच कर रहे हैं। परंतु क्वेश्चन आपसे नीचे ये कहेगा यू आर रिक्वायर्ड, आपको बताना है स्टेट द एरर्स गिविंग रीजन, आपको ये बताना है कि भाई क्या गलतियां हैं रीजन के साथ। तो देखो ये बन गया आपका पहला पार्ट क्वेश्चन का, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। और दूसरा पार्ट वो कह देगा रीड्राफ्ट द ट्रायल बैलेंस करेक्टली, वो आपसे कहेगा सही ट्रायल बैलेंस बना के दिखाओ। तो पहले हमें गलतियां पहचाननी है और गलतियां पहचानने के बाद सही ट्रायल बैलेंस बनाना है। तो बिल्कुल पिक्चर परफेक्ट एग्जाम का क्वेश्चन है ये, ध्यान रखना आपके एग्जाम में ऐसा ही क्वेश्चन आपसे पूछेगा। ठीक है सर, तो अब हम गलतियां पहचानते हैं। तो गलतियां क्या क्या होती हैं एक बार जल्दी से अपना कॉन्सेप्ट अप्लाई करते हैं और फिर गलतियों की बात करते हैं। तो अब देखो मैं ये लाइनें हटा देता हूं थोड़ी देर के लिए। गलतियां पहचानने के लिए आपको क्लियर का रूल पता होना चाहिए। ठीक है, अब फर्नीचर क्या है, एसेट, तो इसको डेबिट साइड में होना चाहिए, तो ये ठीक है। कैपिटल क्या है, कैपिटल, इसे क्रेडिट साइड में होना चाहिए, ये ठीक है। डेटर्स क्या है, एसेट, इसे डेबिट साइड में होना चाहिए, ये ठीक है। ओपनिंग स्टॉक ये है एसेट, इसे डेबिट साइड में होना चाहिए, तो ये ठीक है। क्रेडिटर्स लाइबिलिटी, इसे क्रेडिट साइड में होना चाहिए, तो ये ठीक है। ट्रेड एक्सपेंसेस ये हैं एक्सपेंसेस, इसे डेबिट साइड में होना चाहिए, तो ये ठीक है। सेल्स है रेवेन्यू, इसे क्रेडिट साइड में होना चाहिए, तो ये ठीक है। वेजेस ये हैं एक्सपेंस, इन्हें डेबिट साइड में होना चाहिए, तो ये ठीक है।
क्लोजिंग स्टॉक, जल्दी से कमेंट करके मुझे बताओ, क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक उसने दे रखा है 98,000, क्या ये सही है? तो बिल्कुल सही। अगर आपने सोचा तो क्लोजिंग स्टॉक एक ऐसी चीज होती है जो हम सिर्फ तभी लिखते हैं ट्रायल बैलेंस में अगर एडजस्टेड परचेज दे रखी होती हैं तो, अदरवाइज क्लोजिंग स्टॉक हमारे ट्रायल बैलेंस का पात्र नहीं होता। तो ये मुझे पहली गलती पता चल गई, तो मैंने थोड़ा सा इसको हाईलाइट सा कर लिया कि भाई ये एक गलती का पॉइंट है जो हमें समझ आया। अच्छा आगे बढ़ते हैं। मशीनरी एक एसेट होता है, इसे डेबिट साइड में होना चाहिए। ये लो, ये भी दूसरी गलती पकड़ में आ गई, गलती नंबर 2, दो गलतियां पकड़ में आ चुकी हैं। परचेजेस ये एक्सपेंस होता है, इसे डेबिट साइड में होना चाहिए, तो ये ठीक है। वाइफ्स लोन टू द बिजनेस, पत्नी ने बिजनेस को लोन दिया है, तो बिजनेस के लिए तो ये लायबिलिटी है, तो लायबिलिटी है तो क्रेडिट साइड पे होना चाहिए। ओ, तो इसका मतलब ये गलती नंबर 3 पकड़ में आ गई हमें। उसके बाद डिस्काउंट अलाउड, ये हमारा एक्सपेंस है, तो इसे डेबिट साइड में होना चाहिए। ओ, तो ये भी गलती नंबर 4 पकड़ में आ गई हमें। देख रहे हो, अब गलतियां यहां निकल रही हैं, क्लियर का कॉन्सेप्ट लगाने पर पता चल रही हैं। ड्राइंग्स मेड बाय प्रोप्राइटर, ये एक एसेट होता है, तो ये डेबिट साइड पे होना चाहिए। ओ, तो ये गलती नंबर देखो 5 पकड़ में आ गई हमें। उसके बाद मोटर वैन, ये एक एसेट होता है, तो ये डेबिट साइड में होना चाहिए, तो डेबिट साइड में है। तो हमने जब अपने क्लियर के कॉन्सेप्ट को लगाया तो हमें पता चली कि गलतियां क्या हैं। तो एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आएगा, अब गलतियां पकड़ में आ गई और वो कह रहा है सही ट्रायल बैलेंस बनाओ, तो हम अपना सही ट्रायल बैलेंस जब बनाएंगे तो हम ये गलतियां नहीं करेंगे, हम डेबिट की चीज को डेबिट में और क्रेडिट की चीज को क्रेडिट में लिखेंगे। समझ गए क्वेश्चन का भाव क्या है? अब एक बार देख लेते हैं क्वेश्चन का भाव कि इन्होंने जो दे रखा है वो क्या दे रखा है। तो अगर मैं आपको इनका आंसर दिखाऊंगा, सॉल्यूशन पहले गलतियों का, तो पहली गलती देखो क्या दे रखी है कि क्लोजिंग स्टॉक को नहीं दिखाना, हमने भी पहली गलती यही पकड़ी थी। दूसरी गलती क्या दिखा रहा है कि मशीन एक एसेट है, उसे डेबिट साइड में दिखाओ, हमने भी यही पकड़ी थी। तीसरी गलती क्या दिखा रहा है, कह रहा है वाइफ से जो लोन लिया वो लायबिलिटी है, उसे क्रेडिट साइड में दिखाओ, तो तीसरी गलती हमने भी यही पकड़ी थी। डिस्काउंट अलाउड कह रहा है कि वो एक एक्सपेंस है, उसे डेबिट साइड में दिखाओ, तो चौथी गलती हमने भी यही पकड़ी थी। पांचवा कह रहा है ड्राइंग्स जो है वो प्रोप्राइटर के लिए एक डिक्रीज है कैपिटल में, उसे डेबिट साइड में दिखाओ, तो पांचवी गलती भी हमने यही पकड़ी थी। तो पांचों की पांचों गलतियां हमने सही पकड़ ली थी यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ क्लियर। फिर जब हम अपना करेक्टेड ट्रायल बैलेंस ड्राफ्ट करेंगे तो हम वो गलती नहीं करेंगे जो उसने करी थी। तो अब आप करेक्टेड ट्रायल बैलेंस देखोगे तो इसमें आपको क्लोजिंग स्टॉक देखो नहीं नजर आ रहा, पहली गलती ठीक हो गई। इसमें आपको मशीनरी डेबिट साइड पर ही नजर आ रही होगी, वो भी बात ठीक हो गई। वाइफ से जो लोन लिया वो लायबिलिटी क्रेडिट साइड पर नजर आ रही होगी, वो बात भी ठीक हो गई। डिस्काउंट अलाउड एक्सपेंस है तो डेबिट साइड में नजर आ रहा होगा, वो बात ठीक हो गई। ड्राइंग्स एसेट है तो वो डेबिट साइड में नजर आ रही होगी, ये बात ठीक हो गई। तो देखो पांचों गलतियां ठीक हो गई अब हमारी, तो हमारा ट्रायल बैलेंस सही है और टोटल देखो दोनों साइड का अब भी सही ही आना है क्योंकि बिल्कुल सही है। तो एग्जाम में ये आपका बन गया पिक्चर परफेक्ट क्वेश्चन जो ट्रायल बैलेंस का हमसे पूछेगा। तो ये था कंप्लीट कॉन्सेप्चुअल डिस्कशन ट्रायल बैलेंस का। बुक कैश बुक चैप्टर बहुत छोटा है, अगर आपको याद हो जब हमने इसकी स्टडी करी थी तो इसमें आपको बताया था कि सारी की सारी कैश की ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करने के ऊपर ये चैप्टर है। तो एक बार देखते हैं कि इसमें हमने क्या क्या पढ़ा था। सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि कैश बुक एक प्रकार से स्पेशल पर्पस बुक है। ये है तो वैसे जर्नल, लेकिन इसमें जब हम रिकॉर्डिंग करते हैं तो अपने आप में एक लेजर का भी काम हो जाता है। जैसे कि मैं आपको थोड़ा सा बुक्स का आइडिया देता हूँ। किसी भी बिजनेस में अलग अलग तरह की ट्रांजैक्शंस होती हैं जिन्हें हम अलग अलग किताबों के अंदर रिकॉर्ड करते हैं। इस चैप्टर में हमें सिर्फ कैश बुक के बारे में पढ़ना है और कैश बुक के अंदर हम सिर्फ कैश की ट्रांजैक्शंस को बेसिकली रिकॉर्ड करते हैं। तो मैंने आपको सबसे पहले यही बताया था कि कैश बुक जो है वो क्या है, एक सब्सिडरी बुक है, लेकिन वो अपने आप में लेजर का काम भी करती है। अब इस कैश बुक का मेन फंडा ये है कि बिजनेस की जितनी भी कैश या बैंक से संबंधित ट्रांजैक्शंस हैं उनको इसमें रिकॉर्ड किया जाता है, चाहे वो रिसिप्ट्स हों चाहे वो पेमेंट्स हों। अब कैश बुक बनाने के लिए मैंने आपको सबसे पहले बताया था आप एक कैश अकाउंट के बेसिक नेचर को याद रखना। जैसे कैश अकाउंट एक एसेट अकाउंट होता है, तो इसका बेसिक नेचर क्या है कि अगर ये बढ़ेगा तो डेबिट साइड पर रिकॉर्ड करेंगे, घटेगा
तो क्रेडिट साइड पर रिकॉर्ड करेंगे, यानी कि पैसा आया तो डेबिट साइड पर, पैसा गया तो क्रेडिट साइड पर। ये पूरी कैश बुक चैप्टर का बेसिक नियम है। अब इसमें मैंने आपको सबसे पहले सिंपल कॉलम कैश बुक सिखाई थी। सिंपल कॉलम कैश बुक वो होती है जिसमें हम सिर्फ और सिर्फ कैश ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं। मतलब मुझे मतलब नहीं है किसी भी क्रेडिट ट्रांजैक्शन से, मुझे किसी बैंक की ट्रांजैक्शन से मतलब नहीं है, मुझे किसी भी ट्रांजैक्शन से मतलब नहीं है, मैं सिर्फ अपनी कैश की ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करूंगा। तो मैंने आपको इस तरह का एक क्वेश्चन करवाया था जिसमें अगर आपको याद हो कि जो भी क्वेश्चन में ट्रांजैक्शंस दे रखी होती हैं उसमें डेबिट साइड पर हम अपने कैश की रिसिप्ट्स को रिकॉर्ड करते हैं और क्रेडिट साइड में हर वो पेमेंट को रिकॉर्ड करते हैं जो हमने करी, और बाद में हमारा बैलेंस आ जाता है। तो ये होती है सिंपल कॉलम कैश बुक। इसी तरह हमने एक और क्वेश्चन करा था, उसमें भी सेम लॉजिक था। डेबिट साइड में रिसिप्ट्स, पैसा आया, क्रेडिट साइड में पेमेंट्स यानी पैसा गया और हमारा बैलेंस बच गया था। अच्छा, कैश बुक के अंदर हमारी एक दूसरी तरह की कैश बुक भी होती है जिसे हम बोलते हैं डबल कॉलम कैश बुक। अब डबल कॉलम कैश बुक के अंदर आपका क्या कॉन्सेप्ट होता है, इसमें हम 2 कॉलम्स डेबिट में और 2 कॉलम क्रेडिट में बनाते हैं। अब यहाँ पर हम कैश के साथ साथ अपने बैंक में हुई ट्रांजैक्शंस को भी रिकॉर्ड करते हैं। जैसे बिजनेस का एक बैंक में भी खाता होता है, जैसे बैंक अकाउंट होता है, तो अगर उस बैंक में भी पैसा आया, पैसा बढ़ा तो डेबिट में रिकॉर्ड करेंगे, और अगर पैसा कम हो गया बैंक से तो क्रेडिट में रिकॉर्ड करेंगे। लॉजिक सेम रहता है, बाकी 2 कॉलम्स होते हैं। और बैंक में जब बैलेंस रखा जाता है बच्चों तो उसमें बैंक ओवरड्राफ्ट भी हो सकता है। ये एक सुविधा है, ये एक फैसिलिटी है जो बैंक हमें देता है। अब बैंक ओवरड्राफ्ट जिन्हें नहीं पता उन्हें बता देता हूँ, मैंने यहाँ एग्जाम्पल में बताया था। लेट्स एज्यूम कि आपने 10,000 रुपये बैंक में डिपॉजिट करे और आपने बैंक से विड्रॉ कर लिए, निकाल लिए 12,000 रुपये। तो यहाँ पर कहा जाता है कि आपका बैंक ओवरड्राफ्ट है 2,000 रुपये, यानी कि जो आप एक्स्ट्रा मनी विड्रॉ करते हो दैट इज नोन एज बैंक ओवरड्राफ्ट। बाकी यहाँ पर हमें एक चीज़ का और ध्यान रखना है कि अगर कोई डिस्काउंट हमें मिलता है या कोई डिस्काउंट हम देते हैं तो उसकी हमें सिर्फ जर्नल एंट्री करनी होती है, वो कोई कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं की जाती। इसी तरह अगर कोई चेक हमें मिला और वो डिसऑनर हो जाता है तो हम उसकी एंट्री रिवर्स कर देते हैं जो बेसिकली चेक मिलने की करते हैं। तो इस तरह से मैंने आपको कुछ बातें इसकी कॉन्सेप्चुअल लिखवाई थी। फिर सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट इसका कॉन्ट्रा एंट्रीज, जो आपको इस वीडियो के नीचे कमेंट में भी करनी है। 2 कॉन्ट्रा एंट्रीज होती हैं और सबको याद रखनी है। उसमें हमें सी का सिंबल बनाना पड़ता है जो अभी दिखाऊंगा। लेकिन कॉन्ट्रा एंट्री कौन सी होती है, एक ऐसी ट्रांजैक्शन जिसमें कैश और बैंक दोनों इन्वॉल्व हो जाते हैं। अब या तो आपने कैश डिपॉजिट करा बैंक में तो बैंक बढ़ जाएगा, कैश कम, या आपने कैश विड्रॉ कर लिया बैंक से ऑफिस यूज़ के लिए तो उसमें कैश बढ़ जाएगा और बैंक कम। इसमें यह ध्यान रखना है कि अगर आप पर्सनल यूज़ के लिए विड्रॉ करते हो तो फिर वो कॉन्ट्रा एंट्री नहीं होती, क्योंकि वहाँ पर हम पैसा घर लेके गए हैं, ऑफिस नहीं लाए। तो ये बात भी ध्यान रखनी है। बाकी मैंने इसका क्वेश्चन आपको करवाया था 2 कॉलम कैश बुक का, उसका स्ट्रक्चर अगर आपको याद हो आप सेम क्वेश्चन रिवीजन में अपने आप भी कर सकते हैं बिना देखे। तो इस तरह का उसका स्ट्रक्चर होता है। डेबिट साइड में कैश और बैंक के 2 कॉलम्स होते हैं, क्रेडिट में भी कैश और बैंक के 2 कॉलम्स होते हैं। कॉन्सेप्ट वही होता है, पैसा आएगा तो डेबिट में, पैसा जाएगा तो क्रेडिट में। कैश आया तो कैश के कॉलम में, बैंक आया तो बैंक के कॉलम में, कैश कम हो गया तो कैश के कॉलम में क्रेडिट, बैंक कम हो गया तो बैंक के कॉलम में क्रेडिट। अब कुछ जहाँ जहाँ आप सी का सिंबल देख रहे होंगे एलएफ के कॉलम में, वो है कॉन्ट्रा एंट्रीज, यानी कि अगर आप उनको ध्यान से ऑब्जर्व करेंगे तो एक जगह कैश या तो बढ़ रहा होगा तो दूसरी जगह बैंक कम हो रहा होगा, या वाइस वर्सा एक जगह अगर कैश कम हो रहा होगा तो बैंक बढ़ रहा होगा। तो ये होती हैं हमारी कॉन्ट्रा एंट्रीज। बाकी फिर हम टोटल करते हैं और हमारा बैलेंस बच जाता है। इसके अलावा कुछ ऐसी ट्रांजैक्शंस होती हैं जो हमें कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं करनी पड़ती, उनके लिए हमें जर्नल एंट्री करनी पड़ती है। ये भी मैंने आपको इसी क्वेश्चन में सिखाया था। जैसे हमें डिस्काउंट रिसीव हुआ तो जर्नल एंट्री करेंगे, हमें एक चेक मिला तो देखो हमें 18 तारीख को चेक रिसीव हुआ, ये ध्यान से सुनना सब बच्चे। हमें जब चेक मिलता है हम उस दिन जर्नल एंट्री करते हैं 18 मार्च को, लेकिन हमने वो चेक डिपॉजिट करा था 20 मार्च को, तो ब्लू कलर से हाईलाइटेड है। जब हम चेक डिपॉजिट करते हैं बैंक में उस दिन कैश बुक के अंदर रिकॉर्ड करते हैं। तो ध्यान से समझ गए बात, चेक रिसीव होगा तो जर्नल एंट्री करेंगे 18 मार्च को, लेकिन जब चेक डिपॉजिट करेंगे तो कैश बुक के अंदर रिकॉर्ड करेंगे 20 मार्च को। अगर सेम डे बैंक में अगर हम चेक डिपॉजिट करते हैं तो फिर आपको एंट्री करने की जरूरत नहीं है। सेम डे अगर आप चेक डिपॉजिट करते हो तो फिर आप सेम डे पर ही कैश बुक में रिकॉर्ड कर लोगे। फिर इसमें मैंने आपको बताया था कि अगर
डिस्काउंट हमें रिसीव हुआ तो एंट्री कर लेंगे, क्रेडिट सेल हुई तो एंट्री कर लेंगे, क्रेडिट परचेज हुई तो एंट्री कर लेंगे, डिस्काउंट अलाउ दिया तो एंट्री कर लेंगे। मतलब हमें सिर्फ कैश बैंक की ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करनी है, बाकी ट्रांजैक्शनों की जर्नल एंट्री करनी, ये इसमें कहानी बताई थी। फिर हमने एक और क्वेश्चन इसी तरह से 2 कॉलम कैश बुक का कर लिया था, उसमें भी हमारा बैलेंस आ गया था और जो एंट्रीज थी वो भी हो गई थी। तो सिमिलरली बच्चों आप ये क्वेश्चंस दोबारा से एक बार बिना देखे प्रैक्टिस कर सकते हो। ये सब डबल कॉलम कैश बुक के क्वेश्चंस हैं जो हमने क्लास में करे थे। अच्छा जी, फिर इसमें आखिरी कॉन्सेप्ट रिवाइज करते हैं, वो भी हमने पढ़ा था, छोटा सा ही कॉन्सेप्ट है, पेटी कैश बुक। अब पेटी कैश बुक क्या बताया था? पेटी कैश बुक का कॉन्सेप्ट था पेटी कैशियर से, इम्प्रेस्ड सिस्टम से। ये सब क्या है सर, दोबारा याद दिलवाओ। तो एक्चुअल में 2 तरह की पेटी कैश बुक होती है, एक होता है सिंपल सिस्टम ऑफ पेटी कैश और एक होता है इम्प्रेस्ड सिस्टम ऑफ पेटी कैश। सिंपल से हमें मतलब नहीं है ज़्यादा क्योंकि वो इररेलेवेंट है, लेकिन इम्प्रेस्ड सिस्टम ऑफ पेटी कैश में मैंने आपको एक कहानी सुनाई थी कि इसमें एक बड़ा कैशियर होता है कंपनी का, वो छोटे कैशियर को कहता है कि मैं तुम्हें महीने की स्टार्टिंग में 1000 रुपये दूंगा और छोटे मोटे जितने भी खर्चे होंगे वो तुम करते रहना, पूरे महीने खर्चे करते रहना। महीने के एंड में तुम्हारे पास जितना भी पैसा बचेगा, मान लो लेट से तुमने 800 रुपये खर्च कर दिए और तुम्हारे पास बचे सिर्फ 200 रुपये, तो मैं अगले महीने तुम्हें 800 रुपये और दे दूंगा, तो वापस से तुम्हारा बैलेंस 1000 रुपये हो जाएगा और फिर तुम आगे का अगला महीना दोबारा से खर्चे करते रहना। तो इस तरह के सिस्टम को इम्प्रेस्ड सिस्टम कहते हैं, ये मैंने आपको बताया था। बाकी इसमें पेटी कैश बुक 2 तरह से बनाई जा सकती है, सिंपल या एनालिटिकल। सिंपल पेटी कैश बुक इजी होती है, जो भी दिखाऊंगा, और एनालिटिकल पेटी कैश बुक भी इजी होती है, बस उसमें कॉलम्स थोड़े बढ़ जाते हैं क्योंकि उसमें हम हर एक्सपेंस का एक सेपरेट कॉलम शो करते हैं। तो ये वो स्टोरी है, अगर आपको याद हो, जो इम्प्रेस्ड सिस्टम की आपको बताई थी। बड़ा कैशियर छोटे कैशियर को 5000 रुपये देता है, छोटा कैशियर उससे छोटे छोटे खर्चे करता है और बाद में बड़ा कैशियर उसको दोबारा से रीइंबर्स कर देता है खर्चों के पैसों को, और अगेन अगले महीने से फिर से 5000 रुपये से कहानी शुरू हो जाती है। तो ये बच्चों आप देख सकते हो, ये है देखो जी पेटी कैश बुक का खर्चे का एक मतलब क्वेश्चन हमने करा था जिसमें आपको सिखाया था कि पेटी कैश बुक ऐसी बनती है। तो पहले हमें रिसिप्ट साइड इसमें छोटी सी बनानी होती है, महीने के पहले दिन हमें पैसे मिलते हैं और उसके बाद लाल रंग से अगर आप देखोगे सारे खर्चे लिखे हुए हैं, पोस्टेज, स्टेशनरी, ट्रैवलिंग, मिसलिनियस, ये वो सब खर्चे हैं और जो हमने अलग अलग खर्चों के कॉलम बनाए हैं, तो इसीलिए ये पेटी कैश बुक का नाम है एनालिटिकल पेटी कैश बुक। अगर हम अलग अलग खर्चों के कॉलम ना बनाएं, खाली टोटल पेमेंट्स तक ही रुक जाते, तो ये होती सिंपल पेटी कैश बुक और फिर हमारा बैलेंस बच जाता है और काम खत्म हो जाता है। तो बेसिकली इस पूरे चैप्टर में आपको क्वेश्चन 4 नंबर तक की फाइनल एग्जाम में वेटेज का आएगा। चांसेस सबसे ज़्यादा हैं 2 कॉलम कैश बुक का, उसको अच्छे से करना, उनकी ट्रांजैक्शंस को प्रैक्टिस करना, कॉन्ट्रा एंट्रीज कैसे करते हैं वो देख लेना, जो रिमेनिंग एंट्रीज हैं उनकी जर्नल एंट्री करनी है, इस बात का ध्यान रखना। बाकी बेसिक फंडा कैश बुक का सेम ही है। तो आई होप आपको पूरा कैश बुक अच्छे से रिवाइज हो गया होगा। मैक्सिमम इसके 2-3 क्वेश्चंस कर लेना एक बार अपने आप बिना देखे, तो पूरा चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो चैप्टर का नाम है बच्चों हमारा स्पेशल पर्पस बुक, यानी कि जिनको हम अदर बुक्स भी कहते हैं। अब पिछले चैप्टर में अगर आपको याद हो, हमने कैश बुक के बारे में स्टडी करी थी जिसमें सारी कैश ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करते हैं, लेकिन इसके अलावा हमारे कोर्स में हमें 5 और तरह की किताबें पढ़नी पड़ती हैं जो मैंने आपको बताई थी। पहली होती है परचेज बुक, सेल्स बुक, परचेज रिटर्न बुक, सेल्स रिटर्न बुक और जर्नल प्रॉपर। अब इन बुक्स को क्यों अलग अलग बनाया गया है, पहले उनका बेसिक फंडा समझते हैं। परचेज बुक के अंदर बच्चों हम रिकॉर्ड करते हैं अगर हमने गुड्स खरीदे हैं तो, और वो भी क्रेडिट पर। अब यहाँ पर आपको ध्यान देना है, 2 वर्ड्स इंपॉर्टेंट हैं, गुड्स और क्रेडिट। अब मान लो मैं एसेट खरीदता हूँ, मैंने मशीन खरीदी, फर्नीचर खरीदा, तो इस बुक में रिकॉर्ड नहीं करूँगा। लेकिन जब मैं अपना एक स्टॉक खरीदता हूँ, गुड्स किसे बोलते हैं, स्टॉक को, यानी कि जो मेरा मेन काम है, अगर मैं स्टेशनरी का दुकानदार हूँ तो अगर स्टेशनरी खरीदता हूँ तो दैट इज़ माई स्टॉक, दैट इज़ माई गुड। तो गुड्स अगर हम परचेज करते हैं क्रेडिट पर, उधार पर, तो परचेज बुक में रिकॉर्ड करते हैं। इसी तरह अगर मैं गुड्स बेचता हूँ क्रेडिट पर तो सेल बुक में रिकॉर्ड करता हूँ। इसी तरह अगर वो उधार पर खरीदे हुए गुड्स वापस लौटा देता हूँ तो परचेज रिटर्न बुक में रिकॉर्ड करता हूँ। उधार पर बेचे हुए गुड्स वापस आ जाते हैं तो सेल रिटर्न बुक में रिकॉर्ड कर लेते हैं। तो 4 हो गई मेन बुक्स या हमारे कोर्स के हिसाब से।
पांचवी एक रेसिडुअल बुक है जर्नल प्रॉपर, जिसमें हम बची कुची दुनिया की सारी ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड कर लेते हैं जो शुरू की 5 बुक्स में नहीं आई। 5 मत बोले तो कैश बुक पुराने चैप्टर वाली, परचेज बुक, सेल बुक, परचेज रिटर्न, सेल रिटर्न। तो जो भी ट्रांजैक्शन इन 5 में नहीं आती उसको हम जर्नल प्रॉपर में डाल देते हैं। ये तो था लॉजिक। अब इन बुक्स को बनाना कैसे है, वेरी सिंपल, आपको याद ही होगा। मैंने आपको सबसे पहले परचेज बुक सिखाई थी, उसका फॉर्मेट आप फटाफट देख लो। हमें इस तरह का एक स्ट्रक्चर बनाना है। पहला कॉलम डेट, पर्टिकुलर्स, पर्टिकुलर्स में उस आदमी का नाम लिखना है जिससे आप सामान खरीदते हो। जैसे हमने खरीदा वीडियोकॉन इंडिया लिमिटेड से सामान, फिर हम सामान की सारी डिटेल लिखते हैं। 30 कलर टीवी @15,000 ईच, जो भी अमाउंट आया। अब लेस करना है, सबसे पहले आपको ध्यान रखना है ट्रेड डिस्काउंट। जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं 10% लेस हो गया, तो वैल्यू बच गई 4,05,000। और उसमें आपको ऐड करना है, जोड़ना है कोई भी, अगर फ्रेट या कोई भी इस तरह का पैकिंग चार्जेस है तो जैसे यहाँ पर था फ्रेट चार्जेस, वो ऐड करना है 2,000। टोटल वैल्यू बन गई 4,07,000, जिसको अलग अलग शो करेंगे। कॉस्ट के कॉलम में 4,05,000, फ्रेट चार्जेस के कॉलम में 2,000 और टोटल जुड़कर 4,07,000। इसी तरह फिर हमने सोनी इंडिया से सामान खरीदा, म्यूजिक इंडिया से सामान खरीदा, वीडियोकॉन इंडिया से दोबारा सामान खरीदा, तो सारी डिटेल ऐसे ऐसे आ जाएगी और अंत में हो जाएगा ग्रैंड टोटल। अब इसकी जर्नल एंट्री क्या करवाई थी वो भी देख लो। परचेज अकाउंट डेबिट, इसमें हम लिखते हैं हमारे कॉस्ट के कॉलम का टोटल, यानी कि 4,05,000, 1,80,000, 85,000 और 60,000, यानी 7,30,000। फिर हम लिखते हैं फ्रेट चार्जेस अकाउंट डेबिट, जिसमें हम फ्रेट के कॉलम का टोटल लिखते हैं 3,000। और फिर हम लिखते हैं 2 उन सारे आदमियों के नाम जिनसे हमने उधार पे सामान खरीदा है। तो जैसे हमने 3 लोगों से मेनली यहाँ सामान खरीदा उधार पर, वीडियोकॉन इंडिया लिमिटेड, सोनी इंडिया लिमिटेड और म्यूजिक इंडिया लिमिटेड। वीडियोकॉन से दोबारा ही खरीद लिया खैर। तो तीनों के नाम को क्रेडिट कर देंगे, 2 वीडियोकॉन इंडिया जो भी अमाउंट है, 2 सोनी इंडिया जो भी अमाउंट है, 2 म्यूजिक इंडिया जो भी अमाउंट है। तो ये आप एंट्री बस एक बार याद रखना। बाकी अगर क्वेश्चन बोले इसकी पोस्टिंग करके दिखाओ, तो तीनों ही हमारे डेटर्स के अकाउंट में हम लिख देंगे बाय परचेज, बाय फ्रेट जो भी था वीडियोकॉन से, ऐसी सोनी में बाय परचेज जो भी था सोनी से, बाय परचेज जो भी था म्यूजिक से। और परचेज अकाउंट में हम लिखते हैं बच्चों 2 सन्ड्रीज। मैंने आपको इसका लॉजिक बताया था। हम अलग अलग अपने डेटर का नाम नहीं लिखते, मान लो बहुत सारे डेटर्स हो तो हम मिलाकर लिख देते हैं 2 सन्ड्रीज। और फ्रेट में भी लिखते हैं 2 सन्ड्रीज 3,000 रुपये। तो इस तरह से हम इसकी पोस्टिंग करते हैं, बस ऐसे याद रखना है। सिमिलरली बनती है सेल्स बुक, और इनफैक्ट सिमिलरली बनती है परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न, ये भी बुक्स। बस टॉपिक बदल जाएगा, परचेज बुक की जगह अब होगा सेल बुक। अब हम गुड्स बेचेंगे तो इसमें हमें गुड्स जो क्रेडिट पर बेचे उन्हें रिकॉर्ड करना है। तो उसका देखो फॉर्मेट इस तरह का होगा। इसमें कोई एक्सपेंस था नहीं तो इसलिए एक्सपेंस का कोई कॉलम नहीं है, लेकिन बेसिक फंडा वही, डेट, पर्टिकुलर्स, पर्टिकुलर में आ गया हमारे डेटर का नाम जिसको हमने बेचा, गुप्ता। जो जो डिटेल हैं वो आ गई। 100 चेयर एट 1,500 ईच, 40 टेबल एट 2,000 ईच, लेस करेंगे ट्रेड डिस्काउंट, वो कॉमन चीज़ है जो पहले भी करी। बाकी इसमें कोई एक्सपेंस नहीं था, होता तो ऐड कर लेते। और फिर इसकी सेल्स की एंट्री आ गई जो हम नॉर्मली करते हैं, गुप्ता डेबिट, अजीत डेबिट, आइडल डेबिट टू सेल्स जो आपको करवाई थी। और इसको अगर पोस्ट कर देंगे लेजर में तो वो पोस्टिंग हो जाएगी। अब लेजर क्योंकि हम पढ़ चुके तो पोस्टिंग करना अब आपके लिए कोई बड़ी चीज़ नहीं है। इसी तरह सेल रिटर्न, परचेज रिटर्न बुक भी बनती है बच्चों, उसमें भी सेम ही तरह का फॉर्मेट होता है जैसे आप यहाँ पर देख रहे हैं। ये परचेज रिटर्न बुक है ना। तो इसका तो आप एक ही क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लोगे तो हो जाएगा, ज़्यादा इस पर टाइम वेस्ट करने की आपको भी ज़रूरत नहीं है अपने एग्जाम के लिए। एंड सिमिलरली सेल्स रिटर्न बुक अगर आप देखोगे तो उसमें भी फॉर्मेट सेम ही रहेगा, नाम लिखना है, डिटेल्स भरनी है और जो भी अमाउंट है वो देना है। तो ये हो गई हमारी सेल्स रिटर्न बुक। अब 4 तो हो गई मेन बुक्स, लेकिन 5वीं होती है जर्नल प्रॉपर बुक। उसका बेसिक कॉन्सेप्ट बस आपको पता होना चाहिए। जर्नल प्रॉपर बुक वो बुक है जिसमें हम बाकी हर तरह की ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करते हैं। मैंने उसकी लिस्ट भी लिखवा रखी है हालांकि मेनली, जैसे ओपनिंग एंट्री, क्लोजिंग एंट्री, रेक्टिफिकेशन एंट्री, एडजस्टमेंट एंट्री, ट्रांसफर एंट्री या और भी कोई एंट्रियाँ। जैसे लेट्स एज्यूम हमने एसेट खरीदा क्रेडिट पर, उधार पर,
तो ये ट्रांजैक्शन जर्नल प्रॉपर में रिकॉर्ड होगी। अब इसमें रिकॉर्ड करने का फॉर्मेट कुछ नहीं है, अच्छी बात आपके लिए है, क्योंकि जर्नल प्रॉपर बेसिकली आपका वही पुराना जर्नल वाला ही चैप्टर है जो आपने ऑलरेडी पढ़ रखा है, जिसमें आप वही जर्नल की तरह फॉर्मेट बनाते हो, डेट, पर्टिकुलर, LF, डेबिट और क्रेडिट, और उसमें नॉर्मल जर्नल एंट्री करनी है। तो जर्नल प्रॉपर बेसिकली कुछ अलग से आपको एफर्ट लगाने की जरूरत नहीं है, इट इज़ नॉर्मल जर्नल एंट्री ओनली। तो इस चैप्टर में बस आप कुछ मत करना, एक परचेज बुक, एक सेल्स बुक और एक परचेज रिटर्न और एक सेल्स रिटर्न का जो मैंने क्वेश्चन करवाया है उसी को बिना देखे एक बार करके देख लेना, थोड़ा सा फॉर्मेट्स का आइडिया हो जाएगा कि कैसे बनाते हैं। एक्सपेंस का कॉलम होगा तो इस तरह से ऐड करके और बना लेंगे बस। तो ये है आपका छोटा सा चैप्टर अदर बुक्स। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।